बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 13। जुनैद की सांसें अभी भी बेतरतीब थी। दिल की धड़कन किसी जंगली तूफान की तरह बेकाबू थी। वो चारपाई पर लेटा, मगर आंखें बंद करते ही वही मंजर जहन में गर्दिश करने लगे। गली का वो सुनसान मोड़, नकाबपोशों की गंज, वो तेज़ आवाज़ें और फिर भागते कदम। वो बार बार अपने जिस्म को छूता, ये यकीन करने के लिए कि वो वाकई ज़िंदा है। खौफ अभी तक रगों में दौड़ रहा था। दिल के किसी कोने में अब भी ये एहसास बाकी था कि शायद ये सब एक ख्वाब था, और वो किसी भी लम्हे दोबारा इसी भयानक लम्हे में वापस पहुंच जाएगा। मैं बच कैसे गया? ये सवाल जहन में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। अगर वो लोग चाहते तो एक लम्हे में सब ख़त्म हो सकता था। घर वाले तलाश में निकलते, माँ बेहोश हो जाती, बहनें आंसू बहाती रहती, और भाई शायद सारी ज़िंदगी इसकी याद में तड़पते। ये ख्याल आते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने जल्दी से अपने सर पे हाथ फेरा, जैसे ये देखना चाहता हो कि कहीं कोई ज़ख्म तो नहीं। मगर नहीं, वो बिल्कुल ठीक था। मगर फिर भी इसके अंदर का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा था। ये सब क्या था? क्या वो वाकई किस्मत का धनी था, या ये कोई मुआवजा था? वो लड़का जिसने अचानक मुदाखलत करके इसे बचा लिया, वो कौन था? क्यों आया था? क्या ये वाकई अल्लाह की तरफ से मदद थी? और अगर वो ना आता? ये सोचकर ही इसका जिस्म कांप उठा। दीवारों को देखते हुए भी इसे यूं महसूस होने लगा जैसे वही नकाबपोश अभी भी गन उठाए खड़े हों, जैसे कोई भी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकता है और बाकी काम तमाम कर सकता है। ये खौफ कहीं मेरा पीछा तो नहीं करेगा? क्या इसका इम्तिहान वाकई ख़त्म हो गया, या असल तो अब शुरू हुआ? पेपर ख़त्म हो चुके थे, मगर अब जुनैद के सामने एक और सवाल खड़ा था। अगला कदम क्या होगा? क्या वो घर लौट जाएगा, या कोई नया रास्ता चुनेगा? एक बोझ तो सर से उतर गया था, मगर असल आजमाइश अभी बाकी थी। नतीजा क्या आना था, ये तो बात की बात थी। पहले कोई फैसला तो करना था। मगर फैसला कैसे करता? घर जाने के लिए भी तो किराया दरकार था। चारपाई पर लेटे लेटे इसके जहन में ख्यालात की एक आंधी चल रही थी। आज इसका दिल नदी किनारे जाने को भी नहीं कर रहा था, जहाँ वो अक्सर उलझनों को बहते पानी के सुपुर्द कर दिया करता था। वो खुद को एक अजीब कश्मकश में महसूस कर रहा था। न खुशी का एहसास मुकम्मल था, और न ही गम की शिद्दत वाज़ेह थी। कभी दिल शुक्रगुजार होता कि एक आजमाइश से निकल आया, तो कभी एक नई परेशानी इसे जकड़ लेती कि आगे क्या होगा। जुनैद जब इम्तिहान की फ़िक्र से आज़ाद हुआ तो ख़ुद को एक नासमझ आने वाले भंवर में उलझा पाया। इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट वसाइल की कमी थी। 2 माह हो चुके थे, और वो ये हकीकत बाखूबी समझ चुका था कि रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची बहुत से लोगों के लिए अंधेरों का मस्कन भी था। मगर जुनैद ने अज़म कर रखा था कि वो न सिर्फ अपनी जदोजहद जारी रखेगा, बल्कि कामयाबी की राह भी हमवार करेगा। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। हर गुजरते लम्हे वो एक कश्मकश से निकलकर दूसरी में जा फंसता, मगर इसके पास कोई हल न था। वो इस राह में अकेला था, और जो कुछ भी करना था इसे खुद ही करना था। शाम ढले वो अकबर के घर पहुंचा। अकबर से मुलाकात हुई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो, आज तुम्हारे इम्तिहान मुकम्मल हुए, अब तुम आज़ाद हो। यहाँ की गर्मी छोड़ो, घर जाओ, ठंडी हवा लगाओ और ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाओ। जुनैद हंसते हुए, हाँ हाँ, मेरा भी यही इरादा है। मगर अंदर ही अंदर वो एक अजीब दो राय पर खड़ा था। वो अकबर के साथ बातों में मशगूल हो गया और ख़ुद को समझाने लगा, देखा जाएगा, जो होगा, अभी तो रिलैक्स हो जाओ। रात का खाना खाया, चाय पी, और चूँकि सुबह अकबर को भी छुट्टी थी, इसलिए किसी किस्म की कोई फ़िक्र न थी। 2-1 ड्रामे पीटीवी पर देखे, और साथ साथ अकबर से गपशप भी जारी रही। अकबर और जुनैद की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बेतकल्फ़ी से बातें करते। अकबर उम्र में काफ़ी बड़ा था, मगर जुनैद की वसी मालूमात और गुफ्तगू की महारत की बदौलत दोनों एक दूसरे के दरमियान खूब गपशप रहती। इनकी बातों में ज़िंदगी के तजर्बात, ख्वाब और मुस्तकबिल के मंसूबे शामिल होते। जुनैद का इरादा था कि वो कुछ दिन और कराची में रहे, बाज़ारों का रुख करेगा,
حالات کا مشاہدہ کرے اور پھر کسی حتمی فیصلے پر پہنچے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام مل گیا تو وہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر مزید سیکھنے اور سمجھنے میں لگا دے گا، یہاں تک کہ اس کا نتیجہ آ جائے۔ باتوں باتوں میں اکبر نے جنید سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ واپس جانا ہے یا یہیں رکنا ہے؟ جنید کشمکش میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے، مگر الفاظ کا چناؤ اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ محض ہوں ہاں کرتا رہا اور کہا، اگر کوئی کام مل گیا تو رک جاؤں گا ورنہ دیکھوں گا۔ باتوں ہی باتوں میں جنید نے اکبر کو بتایا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے، مگر اپنے وسائل سے سہارے کے بغیر۔ اکبر کے ذہن میں ہمیشہ یہی تاثر تھا کہ جنید مالی طور پر مستحکم ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جنید نے مزید کہا، اب کچھ دن تو یہی رہوں گا، گھوموں گا، دیکھوں گا، پھر گلزار آ جائے گا تو حالات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اکبر نے بھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز جنید کے ساتھ بانٹے۔ وہ کتنی مشکلات سے گزرا، کیسے کٹھن راہوں پر چل کر یہاں تک پہنچا، یہ سب سن کر جنید کو محسوس ہوا کہ ہر شخص کی زندگی کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ جنید نے اجازت طلب کی اور کہا، کل آپ گھر پر ہوں گے؟ اکبر نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں ہاں، کل دوپہر کا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ جنید گھر پہنچا، مگر اس کا ذہن انتشار کا شکار تھا۔ وہ سوچتے سوچتے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے دل میں لاہور جانے کی شدید خواہش تھی، مگر ایک بڑی الجھن بھی تھی۔ وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، اور یہی خیال اسے نیند کی آغوش میں لے گیا۔ آگے کیا ہوا، جنید نے کیا فیصلہ کیا، اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔